तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे टाइटल से स्टार्ट करेंगे, यानी कि टाइटल को डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और इसका थीम क्या है ये भी पता चल पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल आता है प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट ऑन मास प्रोटेस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रोटेक्टिंग प्रोटेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, प्रदर्शन करने के अधिकार की रक्षा करना, यानी कि जो हमारा आंदोलन करने का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी बात हो रही है। और दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या बताया गया है, ऑन मास प्रोटेस्ट, यानी कि बड़े पैमाने पर होने वाले जो जन आंदोलन है उन पर। यानी कि इस हेडलाइन का मतलब है कि लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में लोगों के एक साथ इकट्ठा होकर आंदोलन या फिर प्रदर्शन करने की आज़ादी को बचाना कितना ज़रूरी है। ये जो पूरा एडिटोरियल है ये इस मुद्दे पर है कि जब मास प्रोटेस्ट यानी कि जब लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार को उन्हें जो है वो कैसे हैंडल करना चाहिए, दबाना चाहिए या फिर उनकी आवाज़ को जो है वो मतलब कि सुनकर उनके अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि ये जो आर्टिकल है ये बड़े पैमाने पर होने वाले जन आंदोलनों और लोगों के प्रदर्शन करने के अधिकार को सुरक्षित करने के मुद्दे पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा है कि आज का ये जो हमारा एडिटोरियल है ये किस टॉपिक के बारे में है। अब दोस्तों जहाँ तक हमने यानी कि हेडलाइन पढ़ ली है, यानी कि हमारा टाइटल पढ़ लिया है, तो उससे हमें समझ में आता है कि आज के हमारे एडिटोरियल का जो थीम है ये पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल है यानी कि इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होने वाली है, राइट टू प्रोटेस्ट की बात होने वाली है, जुडिशरी का भी रोल है, पुलिस का भी रोल है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात होगी, गवर्नेंस की भी बात होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आज के हमारे यानी कि पैसेज में यानी कि एडिटोरियल में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज के हमारे एडिटोरियल का थीम कैसा है, तो पॉलिटिकल है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप एडिटोरियल पढ़ो एज अ स्टूडेंट तो आप इसे बस एक पैसेज के तौर पर पढ़ना है। ठीक है, हमें जो है वो इससे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन रेज नहीं करना है। ये सब पढ़ के जो है वो हमें बस इससे वोकैबलरी के लिए, रीडिंग के लिए पढ़ना है, अनबायस्ड रह के। हमें जो है वो किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना है और प्रेज भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें इससे जो है वो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन अपना नहीं बनाना है। अनबायस्ड रह के जो है वो हमें सिर्फ इसे पैसेज के तौर पर पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। अब इसी के साथ जो है वो हमने हमारा यानी कि टाइटल तो डिस्कस कर ही लिया। अब इसी के नीचे हमारे पास जो है वो एक और लाइन आती है कि प्रोटेस्ट दैट इनकन्वीनियंस पीपल मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विथ वायलेंस। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऐसे प्रोटेस्ट यानी कि ऐसे आंदोलन, ऐसे प्रदर्शन जो आम पीपल यानी कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनको इनकन्वीनियंस पहुंचाते हैं। इनकन्वीनियंस यानी कि परेशानी पहुंचाते हैं, असुविधा पहुंचाते हैं। उन्हें जो है वो वायलेंस यानी कि हिंसा, जो मारपीट होती है या फिर जो तोड़ फोड़ होती है उसके साथ कन्फ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उसके जैसा नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कि इस लाइन में जो है वो एडिटोरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क बताया गया है कि जब भी सड़क पर कोई बड़ा आंदोलन होता है तो जाहिर है कि जाम लगता है, रास्ते बंद होते हैं और आम लोगों को जो है वो आने जाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, यानी कि इनकन्वीनियंस होती है। लेकिन सरकार और पुलिस अक्सर इस परेशानी को क्या करती है, हिंसा का नाम दे देती है और हिंसा का नाम देकर आंदोलन को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश की जाती है। तो एडिटोरियल यहाँ पर बोल रहा है कि परेशानी होने में और हिंसा होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है परेशानी होना, जैसे कि ट्रैफिक का रुक जाना, दुकानें बंद हो जाना, रास्ता बदलना, ये हर बड़े आंदोलन का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है। और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा होना, जैसे कि गाड़ियों को जला देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करना या फिर किसी पर हमला करना। ठीक है, ये होता है हिंसा और इनकन्वीनियंस में फ़र्क। तो दोनों को एक ही तराजू में जो है वो तोला नहीं जा सकता। अगर लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे थोड़ी बहुत परेशानी हो भी रही है तो उसे हिंसा बोलकर लोगों से जो है वो उनका प्रदर्शन करने का हक नहीं छीना जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको ये जो एक लाइन है और ऊपर जो हमारा टाइटल है उससे आपको आसानी से जो है वो क्लियर हो चुका है कि आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एडिटोरियल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बताया जा रहा है अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द रिसेंट कॉकरोच जनता पार्टी एजिटेशन रिलेटेड टू इट्स अंडर एस्टिमेशन बाय द गवर्नमेंट विच होप टू क्वेल द प्रोटेस्ट बाय फोर्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है
कि हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि आंदोलन, आंदोलन या फिर जो विरोध प्रदर्शन होता है उसे हम जो है वो एजिटेशन कह सकते हैं। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन था, इसकी सबसे बड़ी डिफाइनिंग फीचर ये थी। डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है किसी चीज़ की खास बात, किसी चीज़ की पहचान। ओके, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी की एजिटेशन की सबसे बड़ी खास बात यानी कि खास डिफाइनिंग फीचर यही थी कि सरकार ने इसे बहुत ही छोटा समझा और इसकी अंडर एस्टिमेशन की, अंडर एस्टिमेशन की यानी कि इसे कम आका, आंकने में भूल कर दी या फिर हल्के में ले लिया इसे। और सरकार को ये होप थी यानी कि ये उम्मीद थी कि वो इस प्रोटेस्ट को क्या कर देंगे, बाय फोर्स क्वेल कर देंगे। बाय फोर्स यानी कि ताकत का इस्तेमाल करके बल प्रयोग करके लाठी डंडा चलाकर जो है वो क्या कर देंगे, क्वेल कर देंगे यानी कि शांत कर देंगे, दबा देंगे, खत्म कर देंगे। क्वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो शांत कर देना, किसी चीज़ को रोक देना, दबाना या फिर उसे खत्म कर देना, तो ये होता है क्वेल का मतलब। तो यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि सरकार से आखिर गलती क्या हुई। पहली गलती तो हो गई अंडर एस्टिमेशन की यानी कि हल्के में लेने की। यानी कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार को लगा कि ये तो बस जेंजी और यंगस्टर्स का छोटा सा सोशल मीडिया स्टंट है या फिर आम सा प्रदर्शन है, जो कि 2-3 दिन में थक हार कर अपने आप जो है वो लोग घर चले जाएंगे या फिर मतलब कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी गलती हुई क्वेल बाय फोर्स यानी कि ताकत से दबाने की कोशिश की गई। यानी कि सरकार ने शुरुआत में आवाज़ सुनने के बजाय इसे क्या किया, पुलिस के द्वारा, बैरिकेडिंग के द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा, लाठीचार्ज करके, ओके, यानी कि टीयर गैस छोड़ के, ये सारी जो चीज़ें करके क्या किया, दबाने की कोशिश की। और तीसरा है डिफाइनिंग फीचर यानी कि लेकिन सरकार की सबसे बड़ी भूल तो यही थी कि उन्होंने स्टूडेंट एंगर और इस आंदोलन की ताकत को पहचाना नहीं। सरकार ने सोचा कि ताकत से इसे शांत करा देंगे यानी कि बल प्रयोग करके क्या करेंगे, इसे मतलब कि क्वेल करवा देंगे यानी कि दबा देंगे, खत्म कर देंगे। पर आंदोलन और भी ज़्यादा बड़ा रूप लेने लगा। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सबसे बड़ी बात ये रही कि सरकार ने इसे एकदम हल्के में लिया और ये गलत फहमी पाल ली कि वो फोर्स का यूज़ करके, ताकत का इस्तेमाल करके इसका विरोध कर लेंगे यानी कि इसे दबा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द नेट रिजल्ट वॉज वाइड स्प्रेड स्टूडेंट एंगर विच सर्व टू एंट्रेंच द एजिटेशन। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इसका यानी कि इन सारी चीज़ों का नेट रिजल्ट क्या निकला। नेट रिजल्ट यानी कि इन सब का अंतिम परिणाम या फिर कुल मिलाकर रिजल्ट ये हुआ कि वाइड स्प्रेड स्टूडेंट्स के बीच में एंगर फैल गया। वाइड स्प्रेड यानी कि चारों तरफ, देश भर में, ठीक है, जहां देखो वहां, यानी कि वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बहुत ही बड़े पैमाने में, चारों तरफ। तो चारों तरफ जो है वो बच्चों के बीच में यानी कि स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो गुस्सा फैल गया, आक्रोश फैल गया, जिससे इस एजिटेशन यानी कि इस आंदोलन प्रदर्शन को और भी ज्यादा एंट्रेंच करने का काम किया। इस आंदोलन को क्या करने का काम किया, एंट्रेंच यानी कि मजबूत और ज्यादा गहरा और पक्का करने का काम किया। यानी कि पिछली लाइन में हमने देखा कि सरकार ने स्टूडेंट्स के आंदोलन को हल्के में ले लिया और ताकत यानी कि बल का प्रयोग करके यानी कि उसके दम पर जो है वो दबाने की कोशिश की। अब इस लाइन में बताया गया है कि सरकार का ये जो दबाव था यानी कि ये जो दांव था ये कैसे उल्टा पड़ गया, कैसे बैकफायर कर दिया। तो जब पुलिस ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर मतलब कि बल का प्रयोग किया तो स्टूडेंट शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भड़क गए। गुस्सा सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे देश में स्टूडेंट कम्युनिटी तक फैल गया, यानी कि वाइड स्प्रेड एंगर नजर आने लगा। और रिजल्ट ये हुआ कि जो आंदोलन शुरू में छोटा सा लग रहा था, सरकार के इस हार्श एक्शन ने उसे और भी ज्यादा आग दे दी और आंदोलन जो है वो जमीन पर पुख्ता हो गया और भी ज्यादा एंट्रेंच यानी कि मजबूत हो गया। यानी कि सरकार जिस आंदोलन को खत्म करना चाहती थी उनकी अपनी ही गलत स्ट्रैटेजी की वजह से क्या हुआ, आंदोलन को और भी ज्यादा मतलब कि बड़ा बना दिया, हवा दे दी। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट कमेंस्ड हियरिंग पिटिशंस ऑन द पुलिस एलिजेड यूज ऑफ डिसप्रपोर्शनेट फोर्स स्पेशली ऑन जुलाई 20 इन दिल्ली एंड कॉन्स्टेबल्स एरियल फायरिंग ऑफ एन असॉल्ट राइफल एलिजेडली टू डिस्पर्स क्राउड्स ऑन जुलाई 25 इन बिहार सिवान। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है वो पेटिशंस पर सुनवाई कमेंस की है। कमेंस की है यानी कि शुरू की है। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का शुरू करना, ओके, शुरू होना, उसे हम कमेंस कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो याचिका है उन पर जो है वो सुनवाई मतलब कि करना शुरू कर दिया है, जो कि पुलिस के एलिज यानी कि आरोपित यानी कि जो लगाए गए आरोप है कि उन्होंने जो है वो डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज किया है, उसके खिलाफ ये जो याचिकाएं हैं वो दाखिल की गई है। डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का क्या मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा बल का प्रयोग करना, फोर्स का यूज करना, ठीक है, यानी कि गलती ना होते हुए भी जो है वो मतलब कि जब बच्चों पर टीयर गैस छोड़ी गई या फिर उन्हें जो है वो लाठी डंडे से मारा गया। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ
एडिटोरियल में हमने पढ़ा भी था कि लाठी पर जो है वो कीलें लगाई गई थी, उससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें की गई, यानी कि डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया, यानी कि हद से ज़्यादा बल प्रयोग यूज़ किया गया, और उसी के बारे में जो है वो पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर की गई है, और उस पर जो है वो मतलब कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। खास तौर पर जुलाई 20 को दिल्ली में हुए जो एक्शन है, और जो जुलाई 25 को बिहार के जो सिवान में एक कांस्टेबल यानी कि सिपाही द्वारा भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए, यानी कि भीड़ को मतलब कि इधर उधर भगाने के लिए असॉल्ट राइफल से हवा में जो की गई एरियल फायरिंग है, यानी कि जो हवाई फायरिंग है, उसके मामले में ये जो याचिका है वो दायर हुई है। यानी कि आंदोलन के दौरान पुलिस की तरफ से जो सख्त कदम उठाए गए थे, वो अब मामला जो है वो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। उसमें जो है वो पहली बात ये बताई गई कि डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज़ किया, यानी कि हद से ज़्यादा बल प्रयोग यूज़ किया गया। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे स्टूडेंट्स पर जितनी रिक्वायर्ड नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा लाठीचार्ज और बल का इस्तेमाल किया। और दो बड़ी घटनाएं भी हुई। एक तो थी जुलाई 20 को दिल्ली में, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स पर पुलिस ने जो है वो बेहद सख्ती दिखाई और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया। और दूसरा इंसिडेंट आता है जुलाई 25 को बिहार सिवान में, ठीक है। यहाँ तो मामला और भी ज़्यादा सीरियस हो गया, जब एक पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ को भगाने के लिए सीधे असॉल्ट राइफल, जैसे कि AK-47 टाइप जो ऑटोमेटिक वेपन होते हैं, उससे हवा में जो है वो फायरिंग कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं दोनों घटनाओं और पुलिस के इस रवैये पर दाखिल याचिका, यानी कि जो पिटीशंस है, उन पर सुनवाई करना जो है वो शुरू कर दिया है कि क्या पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र से मतलब कि लिमिट से बाहर जाकर ज़बरदस्ती की। ये सारी चीज़ें जो है वो इन सारे मामलों पर जो है वो जांच की जा रही है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। The court has also agreed to hear petitions from the families of police personnel claiming that they were assaulted and lynched। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, कोर्ट ने जो है वो उन पुलिस पर्सोनल, यानी कि जो पुलिस कर्मचारी है या फिर जो जवान है, उनके फैमिलीज यानी कि उनके परिवार वालों की जो पिटीशंस है, यानी कि याचिका या फिर जो अर्जियां है, उन पर भी सुनवाई करने के लिए जो है वो मतलब कि हामी भर ली है, मंजूर कर लिया है उनके पिटीशंस को भी, यानी कि एग्री कर लिया है। जिनका ये दावा है, यानी कि जिनकी फैमिलीज ये क्लेम कर रही है कि उनके जवानों पर भी मतलब कि असॉल्ट किया गया यानी कि हमला किया गया, मारपीट की गई, और उन्हें जो है वो लिंच किया गया यानी कि भीड़ द्वारा जो है वो पीट कर मतलब कि मार डालना या फिर अधमरे जैसी हालत कर देना, तो ऐसी हालत जो है वो उनकी भी कर दी गई थी। यानी कि अदालत यहाँ पर दोनों पक्षों यानी कि दोनों साइड्स की बातों को सुन रही है, जो कि एक निष्पक्ष यानी कि फेयर सुनवाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि जो बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर जो हुए पुलिस के अत्याचार है और जो फायरिंग है, उन पर सुनवाई कर रहा था। लेकिन अब जो है वो कोर्ट ने पुलिस वालों के घर वालों की जो अर्जियां है वो भी स्वीकार कर ली है। पुलिस के परिवार वालों का कहना है कि जब भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो चुकी थी, उग्र हो चुकी थी, तो उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि ड्यूटी पर जो तैनात पुलिस जवान हैं उन पर भी जो है वो मतलब कि लेवा देवी का हमला किया था, उन्हें भी जो है वो मारा पीटा था। कुछ जवानों को जो है वो भीड़ में बेरहमी से पीटा भी गया, यानी कि लिंच किया गया, यानी कि अधमरे जैसी हालत कर दी गई उनकी। तो इससे ये पता चलता है कि माहौल जो है वो दोनों तरफ से कितना ज़्यादा खराब हो चुका था। एक तरफ तो मतलब कि पुलिस का ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने का मतलब कि सीन सामने आता है, और दूसरी तरफ मतलब कि वायलेंट भीड़ का पुलिस पर ही हमला बोल देना, ये भी सीन सामने आता है। तो इसमें अब जो है वो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों ही तरफ की जो मतलब कि दोनों ही साइड्स की जो बातें हैं, स्टूडेंट्स की भी बातें और जो मतलब कि पुलिस पर्सनल की जो फैमिली है उनकी भी जो याचिका है जो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई है, तो दोनों की बातें जो है वो दोनों की ही बातों पर सुनवाई की जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है, द फेरोसिटी ऑफ द जुलाई 20 पुलिस क्रैक डाउन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स इज नॉट इन डाउट। In addition to tear gas, videos also purported to show the police using lathis studded with nails। यानी कि जुलाई 20 को प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस का जो क्रैकडाउन था, यानी कि जो सख्त कार्रवाई थी, उसकी जो फेरोसिटी है यानी कि उसका जो भयानक रूप है या फिर उसकी जो सख्ती है, उस पर कोई भी डाउट नहीं है, उस पर कोई भी मतलब कि दो राय नहीं है। ये तो सारी चीज़ें साफ दिख रही थी कि पुलिस ने जो है वो किस तरीके से मतलब कि बल का प्रयोग किया। टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के अलावा वीडियोस में भी ये जो है वो परपर्ट किया गया, यानी कि परपर्टेड है, यानी कि दावा किया गया है, दिखाया गया है। परपर्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ का दावा करना प्रूफ के साथ, मतलब कि दिखाया जाना, कि पुलिस जो है वो लाठीज स्टडीड विथ नेल्स, यानी कि कील लगी हुई जो लाठी होती है, जो डंडे होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रही थी। यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि 20 जुलाई को दिल्ली में जो पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर किस हद तक जाकर जो है वो बल का प्रयोग किया, फोर्स का यूज़ किया। पहली चीज़ उन्होंने क्या दिखाई, फेरोसिटी यानी कि सख्ती दिखाई।
दिखाई, यानी कि पुलिस ने जो है वो विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए बेहद ही सख्त और भयानक तरीका अपनाया। और इस बात में जो है वो कोई दो राय नहीं है, यानी कि ये तो है जो एकदम साफ था, एकदम साबित हो चुका था, क्योंकि वीडियोस के द्वारा जो है वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी थी। और दूसरी चीज़ उन्होंने अपनाई कि कील लगी हुई लाठियों का इस्तेमाल किया, नेल स्टडीड लाठीज का इस्तेमाल किया। आमतौर पर पुलिस जो है वो भीड़ को काबू करने के लिए टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के जो गोले होते हैं या फिर जो साधारण लाठियाँ होती है, ठीक है, जो नॉर्मल लाठियाँ होती है उसका इस्तेमाल करती है। और लाठियों का इस्तेमाल करना भी आखिरी ऑप्शन होता है, जब भीड़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाती है या फिर मतलब कि अभी काबू में ही नहीं आ रही है, तब जाके जो है वो लाठीज का यूज़ किया जाता है। और वो भी सिर्फ हमारे चेस्ट वाले निचले हिस्से पर, यानी कि पैरों पर, ना कि हमारे सिर पर या फिर कहीं पे भी। ओके, यानी कि हमने जो है वो वीडियोस में देखा भी है कि भाई बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने क्या किया है कि लाठी डंडे का इस हद तक इस्तेमाल किया है कि बहुत सारे बच्चों के या फिर बहुत सारे लोगों के जो है वो सिर तक फूट चुके हैं। तो यहाँ पर जो है वो साधारण लाठियों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वायरल वीडियोस में ये देखा गया कि पुलिस के पास ऐसी लाठियाँ थी जिसमें लोहे की कीलें यानी कि नेल्स लगी हुई थी। कीलें लगी लाठियों का इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से मतलब कि कानूनी नहीं माना जाता है। ये सीधे तौर पर लोगों को सीवियरली घायल करने के इरादे से किया गया था, जो कि मतलब कि दंडात्मक है, यानी कि इसके लिए जो है वो मतलब कि पुलिस को ही मतलब कि यानी कि सजा हो सकती है, यानी कि एक तरीके से प्यूनिटिव एक्शन है, दंडात्मक एक्शन है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि पुलिस का रवैया कितना जरूरत से ज्यादा आक्रामक और घातक था, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आगे बताया जाता है, बट एज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ऑब्जर्व द स्टेट शुड ऑल्सो आंसर वाई सम पुलिस ऑफिसर्स एलिजिडली लैक्ड प्रोटेक्टिव गियर। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि लेकिन जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ऑब्जर्व किया, यानी कि ये ध्यान दिलाया, एक टिप्पणी की कि स्टेट यानी कि सरकार और प्रशासन को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि एलिजिडली यानी कि आरोपों के मुताबिक कुछ पुलिस ऑफिसर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं थे, यानी कि सुरक्षा की जो सामग्री होती है जैसे कि हेलमेट है, राइट शील्ड है या फिर जो प्रोटेक्टिव जैकेट है, ये सारी चीज़ें पुलिस के पास क्यों नहीं थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो जज है जस्टिस जॉयमाल्या बागची, उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर प्रश्न किया है, यानी कि सवाल उठाया है और प्रशासन से जवाब मांगा है कि पहले तो हमने देखा कि भीड़ ने जो है वो पुलिस पर हमला किया और पुलिस वालों के परिवार ने जो है वो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन जज साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट को पहले से ही पता था कि इतना बड़ा जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो सकती है, तो उन्होंने अपने पुलिस वालों को पूरी सुरक्षा के लिए जो है वो मतलब कि यानी कि प्रोटेक्टिव गैस हेलमेट गियर जैसे हेलमेट देके या फिर बॉडी आर्मर देके, शील्ड्स देकर क्यों नहीं भेजा। अगर पुलिस कर्मचारी बिना सुरक्षा के इतनी बड़ी भीड़ में बीच जाएंगे, यानी कि इनके बीच जाएंगे, तो उनके घायल होने का खतरा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। इसलिए सरकार सिर्फ भीड़ पर जो है वो दोष नहीं मढ़ सकती, उसे जो है वो ये जवाब भी देना होगा कि उन्होंने अपने ही जवानों की सुरक्षा के लिए सही इंतजाम क्यों नहीं किए थे। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमारे जो जस्टिस है, यानी कि जो मतलब कि जॉयमाल्या बागची है, उन्होंने ये एक सवाल भी उठाया है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, अंडर इक्विप पुलिस आर मोर लाइकली टू एस्केलेट फोर्स आउट ऑफ फियर एंड दिस इज व्हाई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्राउड कंट्रोल इन्वॉल्व ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेज। यानी कि अंडर इक्विप का क्या मतलब होता है, कम सामान या फिर बिना पूरे सुरक्षा गियर के तैनात जो पुलिस अफसर होते हैं वो। ठीक है, अंडर इक्विप का मतलब होता है, इक्विप का मतलब होता है जो सामान होता है वो, जैसे कि हम इक्विपमेंट बोलते हैं, अलग अलग सामग्री सामान वो, और अंडर होना मतलब कि यानी कि वो सामान की कमी होना। तो अंडर इक्विप पुलिस अफसर आउट ऑफ फियर ताकत का इस्तेमाल एस्केलेट के मोर लाइकली होते हैं। इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो पुलिस अफसर जिनके पास सामान की कमी होती है, इन सारे प्रोटेक्टिव सामानों की कमी होती है, तो वो पुलिस अफसर आउट ऑफ फियर यानी कि डर के मारे क्या कर लेते हैं, ताकत का इस्तेमाल जो है वो एस्केलेट करते हैं, यानी कि बढ़ा लेते हैं, यानी कि उसका जो प्रकोप है वो बढ़ाने के मोर लाइकली होते हैं, यानी कि इनकी इन सारी चीज़ों की ज़्यादा आशंका होती है होने की। और यही वजह है कि क्राउड कंट्रोल यानी कि भीड़ को काबू करने में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सबसे अच्छे नियम यानी कि तरीके में ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेज यानी कि क्रमिक या फिर स्टेप्स में की जाने वाली जो कार्रवाई है वो शामिल होती है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस पूरी लाइन में ये बताया गया है कि क्यों पुलिस को पूरी सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्टिव गियर ना देना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। पहला तो कारण ये है कि डर और उग्र कार्रवाई यानी कि फियर एंड एस्केलेशन, यानी कि जब एक पुलिस वाले के पास खुद को बचाने के लिए
लिए हेलमेट, शील्ड या फिर प्रोटेक्शन नहीं होती है और भीड़ और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, तो उसको देखकर जो है वो पुलिस वाले के अंदर जो है वो डर बैठ जाता है कि अपनी जान में कैसे बचाऊं। और अपनी जान बचाने या फिर पैनिक होने के चक्कर में वो क्या कर लेता है कि वो अचानक से ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगता है, लाठी चार्ज करने लगता है या फिर मतलब कि फायरिंग कर बैठता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एस्केलेट फोर्स का ही मतलब कि एक पॉइंट है, यानी कि एक स्टेप है कि भाई आप जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मतलब कि क्या कर रहे हो, फोर्स का यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई है ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्सेज, यानी कि क्रमिक कार्रवाई, यानी कि दुनिया भर में भीड़ को काबू करने का एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मतलब कि आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। पहला स्टेप ये होता है कि भाई प्यार से जो है वो पहले समझा बुझाकर जो है वो बात करना कि भाई आप प्रोटेस्ट मत करो, ये सारी चीज़ें होती है। स्टेप 2 ये होता है कि वार्निंग देना, हल्का सा बैरियर बना देना लोगों के बीच में, ये स्टेप 2 होता है। तीसरा स्टेप ये होता है कि भाई वाटर कैनन चला दो या फिर जो टीयर गैस है उसका इस्तेमाल करो भीड़ को जो है वो मतलब कि भगाने के लिए। और चौथा आखिरी स्टेप आता है कि भाई आखिरी रास्ते के तौर पर जो है वो बल प्रयोग करना, वो भी सिर्फ लाठी चार्ज, ये नहीं कि लाठी पर जो है वो कीले ठोकर जो है वो लोगों को मारने लगे, घायल करने लगे, ऐसा नहीं होता। यानी कि आखिरी स्टेप क्या होता है कि बल प्रयोग जो है वो आप कर सकते हो। लेकिन जब पुलिस अंडर इक्विप होती है, यानी कि जब पुलिस के पास साधन सामग्री नहीं होती और डरी हुई होती है पुलिस खुद, तो वो ये सारे स्टेप क्या कर जाती है, भूल जाती है और सीधे जो है वो आखिरी स्टेप पर जंप कर जाती है, जो कि क्या है, लाठी चार्ज करना, बल का प्रयोग करना, जिससे माहौल क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। यानी कि स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई हमारी बातें पहले सुनी नहीं गई, एक वार्निंग तो देते हमें कुछ करने के लिए या फिर हमें समझाते, वाटर कैनन भी चलता या फिर मतलब कि टीयर गैस है, वहाँ तक भी बात सही थी, लेकिन डायरेक्टली अगर लाठी चार्ज किया जा रहा है हम पर, तो ये तो बात बहुत ही खराब हो गई। यानी कि ना ही तो हमारी डिमांड्स को जो है वो कोई मतलब कि इतना ज़्यादा खासियत से हमें समझाया जा रहा है, ना ही हमारे डिमांड्स को जो है वो मतलब कि कंसिडर किया जा रहा है और डायरेक्ट हम पर जो है वो मतलब कि हमला किया जा रहा है। ये चीज़ जो है वो मतलब कि जब प्रोटेस्टर्स के दिमाग में आती है, तो जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और भी ज़्यादा मतलब कि वायलेंट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, देयर इज ऑल्सो मेरिट इन प्लीज that the same police force accused of using excess force also investigating it could potentially undermine credibility। यानी कि उन प्लीज का क्या मतलब होता है कि जो याचिका है या फिर जो अर्जिया दाखिल की गई है उनमें ये एक मेरिट भी है, मेरिट है यानी कि एक सच्चाई है, एक तरीके से तर्क ये है कि वो ये कहती है कि सेम पुलिस फोर्स, यानी कि वही पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट जिन्होंने जो है वो मतलब कि एक्सेस फोर्स का इस्तेमाल किया था, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया था और उनके ऊपर इस चीज़ का आरोप है, यानी कि वो सारी पुलिस फोर्स क्या है, अक्यूज्ड है इस चीज़ के लिए। अगर वही इसकी इन्वेस्टिगेटिंग करेगी, जांच करेगी, तो इससे जांच की जो क्रेडिबिलिटी है, यानी कि जो विश्वसनीयता है, यानी कि जो लोगों का भरोसा है इस जांच पर, वो तो पूरी तरीके से अंडरमाइन हो सकता है, उसे जो है वो चोट पहुंचाई जा सकती है, कमज़ोर पड़ सकती है। यानी कि इस लाइन में एक बहुत ही ज़रूरी और कानूनी मुद्दे यानी कि लीगल लॉजिक पर बात की गई है कि भाई प्रोटेस्टर्स पर जिस तरीके से मतलब कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया या फिर जो फायरिंग की, अब अगर वही सेम पुलिस फोर्स ये जांच करेगी कि क्या पुलिस की क्या गलती थी, अगर ये पुलिस देखने बैठेगी कि पुलिस की क्या गलती हुई है, तो क्या वो कभी भी अपनी गलती मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वालों ने मांग की है कि जांच जो है वो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जाए, जैसे कि सीबीआई या फिर जो एसआईटी होता है उससे करवाई जाए, ना कि किसी लोकल पुलिस से। ठीक है, एडिटोरियल कहता है कि इस बात में पूरी सच्चाई है कि भाई अगर हम जो है वो मतलब कि जिन्होंने हम पर लाठीचार्ज किया है, जिन्होंने हम पर बल प्रयोग किया है, उनसे ही अगर इसी चीज़ की जांच हम करवाएंगे कि क्या पुलिस की कौन सी गलती थी, कौन सी गलती पुलिस ने की है, तो वो कभी भी अपनी गलती बताएंगी ही नहीं, खुद को जो है वो सुरक्षित रखना चाहेंगी। तो इसलिए जो है वो मतलब कि लोगों ने क्या मांग की है, जो भी जिन्होंने पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी ये मांग है कि इस चीज़ की जांच जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए। अगर पुलिस खुद ही अपने ऑफिसर्स की जांच करेगी तो आम जनता को उस जांच पर कभी भी यकीन यानी कि भरोसा नहीं होगा, यानी कि अंडरमाइन क्रेडिबिलिटी होगी। ठीक है, इंसाफ होने के साथ साथ इंसाफ होता हुआ भी दिखना जरूरी है, ये चीज़ यहाँ पर जो है वो समझाई गई है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, however, the Chief Justice of India remarked that protests are permissible with due permission and at designated places could come at odds with the right to protest। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि लेकिन, यानी कि हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो सीजीआई है, उनकी ये जो रिमार्क यानी कि ये जो टिप्पणी, बयान कि प्रदर्शन विद ड्यू परमिशन यानी कि पूरी इजाज़त और परमिशन के साथ, और एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस यानी कि जो तय की गई जो सरकारी जगह होती है उसे हम डेजिग्नेटेड प्लेसेस कहते हैं, तो उन पर ही जो है वो परमिसेबल है, यानी कि जायज़ है, यानी कि इजाज़त लेने योग्य है।
ये बात जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि जो हमारा विरोध करने का जो अधिकार है उसके कम एट ऑड्स हो सकती है। कम एट ऑड्स यानी कि मतलब कि टकराव में आ सकती है या फिर विरोध में आ सकती है। यहाँ पर बताया क्या गया है, यहाँ पर हमारे जो एडिटर है ये एक बहुत ही सेंसिटिव कानूनी और आम जनता के अधिकार वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई कोर्ट में जो है वो सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आम जनता को विरोध करने का हक है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो पुलिस प्रशासन से जो है वो पहले परमिशन ले और सरकार द्वारा तय की गई जगह जैसे कि जंतर मंतर या फिर जो दूसरी डेजिग्नेटेड प्रोटेस्टेड साइट होती है वहां पर जाकर करे। ठीक है, तो एडिटोरियल का मानना है कि ये शर्त आम नागरिकों के राइट टू प्रोटेस्ट यानी कि जो विरोध करने का जो मूल अधिकार है उससे टकरा सकती है। क्यों टकरा सकती है कि पहले तो जो है वो यहाँ पर परमिशन का चक्कर है कि अगर सरकार ही परमिशन देने वाली होगी तो वो अक्सर अपने मतलब कि खिलाफ होने वाले जो बड़े प्रदर्शन है या फिर जो बड़े तीखे प्रोटेस्ट है उनको परमिशन देगी ही क्यों, क्योंकि सरकार को तो पहले से पता होगा कि भाई हमारे खिलाफ यानी कि हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं तो इन्हें परमिशन ही क्यों देना है। और दूसरा है डेजिग्नेटेड प्लेसेस का मामला। अगर सभी प्रदर्शनकारियों को शहर से दूर किसी एक छोटे से कोने यानी कि डेजिग्नेटेड प्लेस में भेज दिया जाए तो उनकी आवाज़ सरकार या फिर जनता तक पहुंचेगी कैसे? अकेला सोशल मीडिया कितना काम करेगा, जबकि सरकार तक आवाज़ भी तो जाना यानी कि ज़रूरी है। इसलिए शर्त लगाने से प्रोटेस्ट की यानी कि पूरी जो स्पिरिट है यानी कि जो पूरी भावना है वो खत्म हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया था। The democratic purpose of a protest is to inconvenience the state and thus should not be limited to its happening at the state's convenience। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, एक जो प्रोटेस्ट होता है यानी कि एक जो मतलब कि आंदोलन या फिर जो विरोध प्रदर्शन है उसका डेमोक्रेटिक पर्पस यानी कि उसका लोकतांत्रिक मकसद ही ये होता है कि सरकार या फिर स्टेट को इनकन्वीनियंस पहुंचाना यानी कि थोड़ी सी असुविधा पहुंचाना, थोड़ा सा परेशान करना। और इसीलिए इसे सरकार की जो कन्वीनियंस है यानी कि जो सुविधा है या फिर जो मर्जी है उसके हिसाब से होने तक शुड नॉट बी लिमिटेड यानी कि सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो लाइन है ये पिछली लाइन जो थी हमारी सीजीआई की रिमार्क वाली उसका एक बहुत ही काउंटर यानी कि स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी में आम जनता तभी सड़क पर उतरती है जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही होती। प्रोटेस्ट का असली मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट का असली मकसद ये होता है कि सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, सरकार को थोड़ी सी असुविधा पहुंचाई जाए, इनकन्वीनियंस हो, ताकि वो मजबूर होकर लोगों की आवाज़ तो सुने। लेकिन अगर प्रोटेस्ट सिर्फ सरकार की मर्जी और सुविधा से होगा कि जैसे कि सरकार अगर हमें बताएगी कि कहाँ पर खड़े होना है, कब बोलना है, कितनी देर तक बोलना है, क्या क्या करना है, तो फिर वो प्रोटेस्ट बचेगा ही नहीं, वो तो बस एक फॉर्मेलिटीज़ बनकर रह जाएगा। इसीलिए एडिटोरियल कहता है कि अगर प्रोटेस्ट को सरकार की सुविधा यानी कि स्टेट्स कन्वीनियंस पर छोड़ दिया गया तो आंदोलन का असली लोकतांत्रिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। यानी कि सरकार की मर्जी से प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता कि भाई आपको जो है वो एक डेजिग्नेटेड प्लेस दी जाएगी, वहां पर जाकर प्रोटेस्ट करो, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए? अपनी मर्जी से होना चाहिए, अपने तरीके से होना चाहिए, ताकि सरकार पर दबाव बने। ऐसा नहीं है कि सरकार से जाके पहले परमिशन लो कि भाई हम कहाँ पर प्रोटेस्ट करें, हमें एक जगह बताओ ताकि हम जो है वो शांतिपूर्ण वहाँ पर जो है वो धरने पर बैठ सके। तो फिर तो उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। और परमिशन की बात जहाँ तक आती है तो हमने पहले पढ़ा था कि भाई जब सरकार को पता चलेगा कि हमसे जो है वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग परमिशन लेने आ रहे हैं तो वो परमिशन देंगे भी क्यों। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है, एट द सेम टाइम नॉट एवरी इनकन्वीनियंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड, द आंसर लाइज इन प्रोपोर्शनैलिटी। If the CGI's insistence on discipline comes to mean protest must be orderly and predictable, it risks imposing administrative preferences on a constitutional right। यानी कि एट द सेम टाइम यानी कि इसी के साथ दूसरी तरफ हर तरह की जो इनकन्वीनियंस है यानी कि जो हर तरीके की जो असुविधा है, जो परेशानी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड यानी कि संविधान द्वारा सुरक्षित या फिर संवैधानिक अधिकार नहीं माना जा सकता। और इसका सही जवाब, सही रास्ता ये है प्रोपोर्शनैलिटी में छुपा हुआ है यानी कि संतुलन में छुपा हुआ है। अगर सीजीआई's इंसिस्टेंस यानी कि मतलब कि जो चीफ जस्टिस का जोर देना है कि डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो मतलब कि इस पर इस हद तक चला जाए कि प्रोटेस्ट यानी कि जो आंदोलन है वो हमेशा ऑर्डरली होने चाहिए यानी कि प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। ऑर्डरली होने चाहिए यानी कि सही तरीके से होने चाहिए, प्रेडिक्टेबल होने चाहिए यानी कि पहले से ही तय या फिर अनुमानित होने चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी कि जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस को थोपने का रिस्क पैदा कर सकता है। यानी कि सरकार की पसंद से या फिर सुविधा से प्रोटेस्ट करना, तो ये तो कहाँ की बात हो गई कि भाई उनकी मर्जी से प्रोटेस्ट किया जाए, अगर वो जैसा कहे तो वैसे उनके इशारों पर नाचा जाए, फिर प्रोटेस्ट किया जाए, तो आवाज़ कौन सुने?
सुनेगा। यानी कि इस लाइन में एडिटर ने एक बहुत ही मतलब कि खूबसूरत बैलेंस दिखाने की कोशिश की है कि भाई पिछले लाइन में कहा गया था कि प्रोटेस्ट का काम सरकार को असुविधा पहुंचाना होता है, लेकिन एडिटर ये साफ करना चाहते हैं कि हर तरीके की जो परेशानी है, जैसे कि पूरे शहर को हफ्तों तक बांध कर रख देना, आम लोगों का जीना हराम कर देना, हिंसा करना, ये सारे जो है वो संवैधानिक अधिकार नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन असली बात है प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि कितना विरोध वाजिब है और कितना नहीं। सरकार और कोर्ट दोनों को एक सही बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जो कहा कि प्रोटेस्ट जो है वो डिसिप्लिन में होना चाहिए। एडिटोरियल कहता है कि अगर डिसिप्लिन का मतलब ये निकाला जाए कि प्रोटेस्ट एकदम शांत होना चाहिए, पहले से जो है वो स्क्रिप्ट की तरह जो है वो तय होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए और बिना किसी हलचल के होना चाहिए, तो फिर सरकार हर प्रोटेस्ट को अपने हिसाब से दबा देगी या फिर चलाने लगेगी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेफरेंसेस देगी। इस तरीके से हो सकता है। इससे क्या होगा कि इससे जो जनता का जो संवैधानिक अधिकार है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सरकार के मतलब के मुताबिक चलेगा, ऑफिसर्स की मर्जी के नीचे दब जाएगा। फिर तो कोई चीज़ ही नहीं बचेगी यानी कि प्रोटेस्ट नाम की। अगर हम सरकार से परमिशन लेने जाएंगे, उनकी मर्जी से करेंगे कि भाई लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें जो है वो अपने आप को रोकना पड़ेगा, चुपचाप रह के प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा फिर मतलब कि सारी चीज़ें जो है वो निगलेक्ट कर दी जाएगी, लोगों को भी जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो सरकार की मर्जी से हो रही है। तो प्रोटेस्ट जो है वो कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे यहाँ पर हमारे एडिटर कहते हैं, द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग वायलेंस, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड मेंटेनिंग एसेंशियल सर्विसेज. But modern cities are also dense and even a peaceful blockade could deprive thousands of uninvolved citizens of their liberties. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्टेट यानी कि जो सरकार है या फिर जो प्रशासन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी बनती है कि वो वायलेंस यानी कि हिंसा मार को रोके, यानी कि जो मारपीट है उसको रोके, लोगों की जो लाइफ है यानी कि लोगों की जो जान है उसकी सुरक्षा करे, और जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है यानी कि जो ज़रूरी सेवाएं हैं हमारी, जैसे कि हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, पानी और बिजली है, उनको जो है वो बिना रुकावट के जो है वो मतलब कि चलाती रहे। लेकिन मॉडर्न सिटीज़ यानी कि जो आजकल के बड़े और जो आधुनिक शहर है, वो इतने ज़्यादा घने हैं, इतनी ज़्यादा डेंस आबादी वाले हैं कि एक पीसफुल सा ब्लॉकेड यानी कि एक शांतिपूर्ण रास्ता यानी कि जो चक्का जाम होता है, वो भी मतलब कि हज़ारों जो मतलब कि लोग हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ अनइन्वॉल्व सिटीजन्स है, यानी कि हज़ारों ऐसे लोग, हज़ारों ऐसे नागरिक जिनका जो है वो प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है, उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो लिबर्टीज़ है, उनको जो है वो डिप्राइव कर सकती है, यानी कि छीन सकती है, बाधित कर सकती है। यानी कि हमारी जो सरकार कह रही थी ना कि भाई प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण होना चाहिए और यानी कि परमिशन के साथ होना चाहिए एक तरीके से, तो भाई ताकि जो है वो लोगों को कोई नुकसान ना हो, लोगों को जो है वो कोई दिक्कतें ना हो, तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। यहाँ पर हमारे जो एडिटर है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीन से जुड़ी हुई सच्चाई को समझा रहे हैं कि सरकार का काम यह है कि शहर में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि एम्बुलेंसेज है या फिर जो फायर ब्रिगेड है वो चलती रहनी चाहिए। ये सरकार की पहली जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जैसे कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहर है या फिर कोई भी बड़ा शहर है, वहाँ पर अगर आबादी में यानी कि आबादी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि रोड पर जो है वो थोड़ी सी भी अगर रुकावट आ जाती है तो पूरे शहर को जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो मानो प्रोटेस्टर जो है वो ऐसी स्थिति में शांति से सड़क पर बैठ भी जाए, कोई हिंसा ना भी करे, ठीक है, बैठे हैं बस, तभी भी जो है वो शहर के हज़ारों ऐसे आम लोग जो आंदोलन के साथ, ना तो आंदोलन के साथ है और ना ही खिलाफ है, बस अपने काम से या तो कहीं पर जा रहे होते हैं या फिर हॉस्पिटल से आ जा रहे होते हैं, तो उनकी रोज़ी रोटी और आने जाने की जो आज़ादी है, जो उनकी लिबर्टीज़ है, तब भी जो है वो छीनी जा सकती है। यानी कि प्रोटेस्टर्स अगर मतलब कि शांति से रहकर विरोध करे या फिर मतलब कि वायलेंटली विरोध करे, तो यानी कि जो मतलब कि अगर बड़े किसी शहर या जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है, तो उनकी जो मतलब कि लिबर्टीज़ है, उनकी जो मतलब कि जो भी रोज़ आने जाने वाली जो सारी जो मतलब कि दिक्कतें हैं या फिर जो भी उनकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं उस प्रोटेस्ट की वजह से, वो तो वायलेंट होने की वजह से भी होगी और शांत रहने की वजह से भी होने वाली ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। यानी कि ये दिखाता है कि आंदोलन चाहे कितना भी पीसफुल क्यों ना हो, बड़े शहरों में वो आम जनता की लाइव्स को यानी कि ज़िंदगी को पूरी तरीके से ठप कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, द जुडिशरी शुड दस रेजिस्ट कन्फ्लिक्टिंग डिसरप्शन दैट रिजल्ट इन इनकन्वीनियंसिंग द पब्लिक, विच इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच अ प्रोटेस्ट एक्वायर्स इट्स पॉलिटिकल फोर्स एंड वायलेंस विच इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट ऑफ अदर्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसलिए जुडिशरी यानी कि जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है,
उसको इस बात से बचना चाहिए कि वो डिसरप्शन यानी कि जो हलचल है, जो रुकावट है, जो कि आम जनता को इनकन्वीनियंसिंग यानी कि असुविधा पहुंचाती है, परेशानी पहुंचाती है, जो कि एक प्रोटेस्ट का एक ऐसा मैकेनिज्म यानी कि एक ऐसा तरीका है, जरिया है, जिससे उसे पॉलिटिकल फोर्स यानी कि मतलब कि राजनीतिक या फिर सरकारी दबाव की ताकत मिलती है। और वायलेंस यानी कि हिंसा या फिर उत्पात, जो कि दूसरों के राइट्स या फिर मतलब कि जो अधिकार है उनको इन्फ्रिंजेस यानी कि मतलब कि छीनना यानी कि मतलब कि हनन करना, ऐसा कर सकती है। तो इन दोनों को एक ही कन्फ्लेटिंग यानी कि मिला देना या फिर एक ही तराजू में तोलना जो है, वो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। यानी कि इन दोनों चीज़ों को एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। यानी कि डिसरप्शन और वायलेंस, इन दोनों में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। डिसरप्शन क्या होता है? डिसरप्शन वो चीज़ होती है जहाँ पर जो है वो हमें थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे कि सड़क पर अगर कोई बैठ गया, जाम लगना, यानी कि आम जनता को जो है वो थोड़ी सी असुविधा पहुंच सकती है। थोड़ा सा आंदोलन का ये जो है वो हिस्सा होता है। यानी कि ये वो जरिया है जिससे सरकार पर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। इसके सिवा तो सरकार मतलब कि काम ही नहीं करेगी। जब तक लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी तो लोग जो है वो कंप्लेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें सही हो ही नहीं सकती। तो ये करना ज़रूरी है। ये क्या है? प्रोटेस्ट का हिस्सा है। तो ये तो होता है डिसरप्शन, ठीक है। और वायलेंस क्या मतलब होता है? वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तोड़ फोड़ करना, गाड़ियाँ जलाना, पुलिस पर हमला करना या फिर लोगों को मारना। ये सीधे तौर पर दूसरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करना होता है, ठीक है। तो एडिटोरियल जो है वो कोर्ट को अलर्ट कर रहा है कि अदालत को डिसरप्शन यानी कि जो आम सुविधाओं को मतलब कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना, और जो वायलेंस होती है, हिंसा होती है, उसको एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यानी कि उनको कन्फ्लेटिंग नहीं करना चाहिए। दोनों को मतलब कि एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोर्ट जो है वो हर छोटे मोटे चक्का जाम या फिर जो रास्ता रोकने की जो चीज़ें हैं, अगर इनको जो है वो हिंसा या फिर गैर कानूनी मान लेगी, तो आंदोलन की जो असली ताकत है वो तो खत्म ही हो जाएगी। आंदोलन जैसी कोई चीज़ बचेगी ही नहीं। कोर्ट को दोनों के बीच एक साफ थिन लाइन यानी कि रेखा खींचनी चाहिए, बनाकर रखनी चाहिए कि भाई डिसरप्शन अलग चीज़ है और वायलेंस करना अलग चीज़ है। तो ये चीज़ हमारे लिए जो है वो समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। A unified set of procedures will also be welcome since policing is a state subject under the 7th schedule and states have different training, equipment, escalation and documentation rules. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक यूनिफाइड स्टेट ऑफ प्रोसीजर्स यानी कि सभी के लिए एक समान, एक जैसे जो नियम और जो तरीके हैं उनका आना भी वेलकम होगा, ठीक है। यानी कि उनका भी जो है वो स्वागत किया जाएगा। अच्छी बात हो गई, क्योंकि पुलिसिंग यानी कि जो पुलिस के जो कानून है, कानून व्यवस्था है, वो हमारे 7th शेड्यूल यानी कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंदर एक स्टेट सब्जेक्ट यानी कि राज्य का विषय है। और अलग अलग स्टेट्स यानी कि राज्यों के पास पुलिस की जो ट्रेनिंग है यानी कि जो प्रशिक्षण है या फिर जो इक्विपमेंट है यानी कि जो हथियार या फिर जो सुरक्षा का सामान है, या फिर आगे बताया गया है एस्केलेशन यानी कि कार्रवाई बढ़ाने के नियम, और डॉक्यूमेंटेशन रूल्स यानी कि जो कागजी कार्रवाई है, रिकॉर्ड रखने का जो नियम है, वो अलग अलग होते हैं हर राज्य के पास। यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि देश भर में पुलिस के काम करने के जो तरीके हैं उनमें कितना ज़्यादा अंतर है और उसे कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है। हमारा जो संविधान है उसके 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। पुलिस किस लिस्ट में आती है? तो स्टेट लिस्ट में आती है। मतलब बिहार पुलिस के नियम अलग होंगे, दिल्ली या फिर यूपी पुलिस के जो नियम है वो अलग होंगे। यानी कि हर राज्य की अपनी पुलिस पॉलिसी होती है। क्योंकि पुलिस हर राज्य की अपनी है, इसलिए भीड़ को काबू करने के लिए जो उनकी ट्रेनिंग है, उनके पास जो मौजूद सामान है जैसे कि शील्ड है, लाठीज़ है, हेलमेट्स है, और कार्रवाई को कब और कितना बढ़ाना है यानी कि जो एस्केलेशन की पावर है, और जो इंसिडेंट का रिकॉर्ड करना मतलब कि कैसे करना है, जो डॉक्यूमेंटेशन की पावर है, ये सब जो हर राज्य में है ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हमने देखा कि बिहार के सिवान में जो है वो एक सिपाही ने असॉल्ट राइफल से फायरिंग कर दी, जबकि दिल्ली में क्या किया गया, तो मतलब कि लाठी पर जो है वो कीले लगाकर लोगों को मारा गया। यानी कि हर एक स्टेट की जो है वो अपनी एक अलग अलग स्ट्रैटेजी हमें दिखाई देती है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश के लिए भीड़ को काबू करने के लिए खासकर एक समान स्ट्रिक्ट नियम बना देना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना देनी चाहिए। अगर एक जैसा रूल सेट होगा तो देश में कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट हो तो पुलिस एक ही ढंग से बिना किसी हिंसा या फिर बिना किसी ज़बरदस्ती की भीड़ को हैंडल कर पाएगी। ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी हमें जो है वो समझाई गई है। अब दोस्तों आखिर में यहाँ पर बताया जाता है अ नेशनल प्रोटोकॉल could standardize the thresholds at which the use of high impact crowd control measures can be authorized and mandatory documentation of lathi charges, medical assistance after use of force,
प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज इनटू अ सीरियस इंजुरीज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक नेशनल प्रोटोकॉल यानी कि देश भर के लिए एक समान सरकारी नियम यानी कि एसओपी जिसे कहते हैं, उन थ्रेशोल्ड्स यानी कि सीमाओं तय शर्त सीमा को स्टैंडर्डाइज कर सकता है, यानी कि सभी के लिए एक जैसा फिक्स कर सकता है, जिन पर हाई इम्पैक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर्स यानी कि जो भीड़ को काबू करने के लिए जो सख्त तरीके होते हैं, जैसे कि लाठी चार्ज, वाटर कैनन या फिर जो टीयर गैस है या फिर जो फायरिंग है, उनकी परमिशन या फिर ऑथराइजेशन दी जा सकती है, यानी कि उनकी मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही लाठी चार्जेस का जो है वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अनिवार्य पुख्ता कागजी रिकॉर्ड होना, बल प्रयोग के बाद जो है वो मेडिकल असिस्टेंस देना, यानी कि अगर किसी को मतलब कि थोड़ा बहुत नुकसान होता है, किसी को चोट आ जाती है, तो उन्हें जो है वो इलाज करवाना उनका। प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस यानी कि सबूतों को जो है वो सुरक्षित रखना जरूरी होता है ऐसे मामलों में, यानी कि जब भी कोई यानी कि लाठी चार्ज का, वाटर कैनन का, ये सारी चीज़ों का मतलब कि भीड़ को काबू करने के लिए, टेम करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका जो है वो एविडेंस होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उनकी होनी चाहिए। और गंभीर चोट जैसे कि सीरियस इंजरीज पर जो है वो, और इन पर जो है वो इंडिपेंडेंट इंजरी इंक्वायरीज होनी चाहिए, यानी कि गैर सरकारी या फिर जो मतलब कि निष्पक्ष जांच होती है उनका ज़रूरी होना चाहिए, यानी कि उनको होना जो है वो ज़रूरी है। यानी कि पिछले लाइन में हमने देखा कि हर राज्य में पुलिस के नियम जो है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इस लाइन में बताया गया है कि अगर देश भर में एक नेशनल प्रोटोकॉल यानी कि एक अगर समान नियम लाया जाएगा तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या सुधार होगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पुलिस अफसर अपनी मर्जी से जब चाहे लाठी चार्ज या फिर फायरिंग का ऑर्डर दे दे। एक फिक्स लिमिट होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि किस स्टेज पर किस सीनियर ऑफिसर की इजाज़त से हाई इम्पैक्ट एक्शन लिया जा सके। और जब भी लाठी चार्ज हो उसकी जो पूरी डिटेल्स है कि कितने बजे किया गया, कितने सिपाही से किया गया और कितने राउंड चलाए गए, इनका जो सारा पुख्ता रिटर्न रिकॉर्ड है ये भी बनाना ज़रूरी होना चाहिए। और पुलिस एक्शन में जो लोग घायल होते हैं उन्हें तुरंत जो है वो मतलब कि मेडिकल असिस्टेंस मिलनी चाहिए, यानी कि मतलब कि जल्दी से जल्दी है जो है वो मतलब कि हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए अगर उन्हें कोई इंजरी आ जाती है। साथ ही साथ जो है वो सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और जो बाकी सबूत है उनको संभाल कर रखा जाना चाहिए, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस भी होना चाहिए ताकि बाद में जो है वो टेम्परिंग ना हो सके। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस चोट आती है या फिर किसी की जान चली जाती है तो उसकी जांच लोकल पुलिस नहीं बल्कि एक जो निष्पक्ष या फिर जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसको करनी चाहिए। यानी कि एक राष्ट्रीय नियम यानी कि नेशनल प्रोटोकॉल ये तय कर सकता है, ये तय हो जाएगा उससे कि सख्त पुलिस कार्रवाई कब करे और किसकी इजाज़त से करे। साथ ही साथ लाठीचार्ज का जो रिकॉर्ड रखना यानी कि घायलों का इलाज देना, सबूत जो है वो बचा कर रखना, गंभीर चोटों पर जो है वो निष्पक्ष जांच करवाना सभी के लिए जो है वो लाजमी हो जाएगा, यानी कि मैंडेटरी हो जाएगा। इसके बाद जो है वो कोई सवाल नहीं खड़े होंगे लोगों के, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बताया गया था, यानी कि लास्ट में जो है वो मतलब कि सारे जितनी भी जो प्रॉब्लम्स थी उनका एक मतलब कि एक रिजल्ट या फिर एक तोड़ जो है वो हमें दिया गया था। तो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है वो अच्छे से समझ आ चुका है। हमारा जो एडिटोरियल है वो इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के हमारे एडिटोरियल से रिलेटेड हम कुछ क्विजेस लगाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का मेन थीम क्या है, इन सारे सेंटेंसेस में हमें जो है वो देखकर बताना है। हमारा सबसे पहला ऑप्शन आता है, द नीड टू बैलेंस द राइट टू प्रोटेस्ट विथ लॉफुल क्राउड कंट्रोल एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रोटेस्ट के अधिकार और लॉफुल क्राउड कंट्रोल के बीच बैलेंस बनाना, साथ ही पुलिस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। तो इस चीज़ को तो हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि ये पूरे पैसेज का कोर आइडिया है। ऑथर जो है वो प्रोटेस्ट के राइट और लॉ एंड ऑर्डर दोनों के बीच जो है वो बैलेंस की बात कर ही रहे थे, तो इसे जो है वो हम कंसिडर करके चलते हैं। आगे देखते हैं कि हमें और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं या नहीं। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑन इंडिया, यानी कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट का इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जो है वो डिस्कशन कहीं भी नहीं थी हमारे पैराग्राफ में, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है वो पुलिसिंग का इतिहास, तो इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे थे। हिस्टोरिकल पुलिसिंग थोड़ी एक्सप्लेन की गई थी, तो ये भी तो बात नहीं थी, तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग पुलिस सैलरीज, यानी कि क्या पुलिस की सैलरी बढ़ाने की जो ज़रूरत है इस पर हम बात कर रहे थे, तो सैलरी का भी जो है वो मेंशन नहीं किया गया था। या फिर द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इलेक्शन, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे क्या, नहीं, फोकस इलेक्शंस पर नहीं था, प्रोटेस्ट और पुलिसिंग पर था। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है जो कि क्या है कि प्रोटेस्ट के अधिकार और जो लॉफुल क्राउड कंट्रोल है उनके बीच बैलेंस बनाना, साथ ही पुलिस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन नंबर पहला है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से लॉजिकली क्या इन्फर किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि एवरी प्रोटेस्ट दैट कॉजेस इनकन्वीनियंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि हर प्रोटेस्ट जो मतलब कि थोड़ी सी असुविधा क्रिएट करता है वो मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है। तो ये तो भाई रॉन्ग चीज़ है। ऑथर खुद बोलता है कि कुछ इनकन्वीनियंस प्रोटेस्ट का नेचुरल पार्ट भी होते हैं, ठीक है, उन्हें सहन करना भी पड़ता है। दूसरा हमारा आता है इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कैन इंप्रूव पब्लिक कॉन्फिडेंस इन केसेस इन्वॉल्विंग एलिजेड पुलिस एक्सेसेस, यानी कि पुलिस एक्सेसेस के एलिगेशंस में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ट्रस्ट बढ़ा सकती है। तो इसे हम करेक्ट मान सकते हैं कि पैसेज में कहा गया है कि सेम पुलिस अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्रेडिबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। भाई विश्वास कौन करेगा इस चीज़ का, इसलिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ट्रस्ट जो है वो बढ़ा सकती है। अगर जो पुलिस आप पर हमला कर रही है उसी पुलिस को अगर कहा जाए कि आप इस केस की इंक्वायरी करो और बताओ कि पुलिस की क्या गलती रही, तो कभी भी पुलिस जो है वो अपनी गलती बताएगी ही नहीं, क्यों, वो खुद को कसूरवार ठहराएगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि इसलिए जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो हमारा ट्रस्ट बढ़ा सकती है। जो लोग जिन पर अत्याचार हुआ है या फिर जो एक्सेस फोर्स का यूज़ हुआ है उनके ऊपर जो है वो ट्रस्ट कौन दिखा सकता है, तो मतलब कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जैसे कि सीबीआई है, इनकी सारी जो जांच है वही जो है वो क्रेडिबिलिटी बना सकती है। बाकी जो पुलिस जिन्होंने मतलब कि फोर्स का यूज़ किया है उनके हाथ में जो है वो केस नहीं जाना चाहिए। तीसरा हमारा आता है द ऑथर बिलीव्स पुलिस शुड नेवर यूज़ फोर्स, यानी कि ऑथर मानते हैं कि पुलिस कभी भी फोर्स यूज़ ना करे। तो ये तो भाई रॉन्ग है। ऑथर जो है वो एक्सेसिव फोर्स अपोज करते हैं, ना कि कंप्लीट फोर्स को अपोज करते हैं कि ज़्यादा बल प्रयोग यूज़ नहीं होना चाहिए। बल का प्रयोग करना गलत नहीं है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। अगला हमारा ऑप्शन आता है द जुडिशरी शुड कंप्लीटली अवॉइड हियरिंग प्रोटेस्ट रिलेटेड केसेस, यानी कि जुडिशरी को प्रोटेस्ट रिलेटेड केसेस को सुनना ही नहीं चाहिए। तो ये तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, ना कि यहाँ पर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि ऑप्शन में मेंशन किया गया है उस तरीके से। अगला हमारा लास्ट ऑप्शन आता है क्राउड कंट्रोल इक्विपमेंट इज़ अननेसेसरी, यानी कि जो क्राउड कंट्रोल के जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि मतलब कि शील्ड है, जैकेट्स है, ये सारी चीज़ें तो वो अननेसेसरी होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। पैसेज में प्रोटेक्टिव गियर और प्रॉपर इक्विपमेंट की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। खासकर जो मतलब कि सवाल भी उठाए गए थे कि भाई इतने बड़े प्रोटेस्ट के बीच में अगर मतलब कि पुलिस वाले जा रहे हैं तो उनके पास प्रोटेक्टिव शील्ड या फिर जो जैकेट्स है या फिर जो लाठीज़ है ये सारी चीज़ें क्यों नहीं थी, उनके पास प्रोटेक्शन का सामान क्यों नहीं था। और फिर आप अगर कंप्लेंट कर रहे हो कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, यानी कि जो मतलब कि पुलिस वाले की जो फैमिलीज़ है उनकी फैमिलीज़ ने भी जो है वो पिटिशंस दायर की गई थी कि भाई हमारे पुलिस वालों पर भी जो है वो मतलब कि हमला हुआ था। तो इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि क्राउड कंट्रोल इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इन्हें जो है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है कि भाई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को जो है वो ऐसे केसेस में इम्प्रूव कर सकती है जहाँ पर पुलिस जो है वो एक्सेसिव फोर्स के यूज़ में मतलब कि खुद आरोपित होती है। तो उसमें जो है वो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है उसे हम सही कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है अ स्टडी फाइंड्स दैट कंट्रीज फॉलोइंग यूनिफॉर्म क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स रिपोर्ट फ्यूअर एलिगेशंस ऑफ एक्सेसिव पुलिस फोर्स, यानी कि एक स्टडी बताती है कि जहाँ पर यूनिफॉर्म क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वहाँ पर एक्सेसिव फोर्स के एलिगेशंस कम होते हैं। तो इसे तो भाई हम करेक्ट मान सकते हैं कि ऑथर जो है वो नेशनल प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहे थे। ये एविडेंस और उस आर्ग्यूमेंट को मतलब कि डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट दिस ईयर दैन लास्ट ईयर, यानी कि इस साल प्रोटेस्ट में ज़्यादा स्टूडेंट्स आए लास्ट ईयर के मुकाबले। तो पार्टिसिपेशन और प्रोटोकॉल का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ तो मतलब कि रॉन्ग हो जाएगी। अगला है पुलिस रिक्रूटमेंट इंक्रीज रिसेंटली, यानी कि पुलिस रिक्रूटमेंट बढ़ गई है, यानी कि रिक्रूटमेंट पैसेज का इशू ही नहीं है तो वो उसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं। अगला है ट्रैफिक कंजेशन रोज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, यानी कि ट्रैफिक जो है वो जाम बढ़ गया था प्रोटेस्ट के दौरान। तो ट्रैफिक यानी कि ऑथर की मेन आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करता, यानी कि ये हमारे यानी कि पैसेज का मेन हिस्सा नहीं है इस तरीके से। सोशल मीडिया यूसेज इंक्रीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स, तो ये भी नहीं है, ये तो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसकी तो कहीं पे बात ही नहीं हुई थी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है कि एक स्टडी में बताया गया है कि जहाँ पर यूनिफॉर्म क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं वहाँ पर एक्सेसिव फोर्स के एलिगेशंस कम होते हैं। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है पहला, इसे हम जो है वो करेक्ट मान सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही होते हैं। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट एग्री टू हियर पिटिशंस फ्रॉम बोथ प्रोटेस्टर्स एंड फैमिलीज ऑफ पुलिस पर्सनल। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोटेस्टर और जो पुलिस पर्सनल थे उनकी फैमिलीज दोनों की पिटिशन सुनने को तैयार हुई। तो ये तो भाई सही बात थी कि दोनों तरफ से जो है वो पिटिशंस की सुनवाई की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो क्लियरली मेंशन था, तो इसे जो है वो हम मतलब कि सही मान सकते हैं। दूसरा हमारा आता है, द पैसेज क्लेम दैट ऑल पुलिस ऑफिसर वर फुल्ली इक्विप्ड विद प्रोटेक्टिव गियर, यानी कि मतलब कि सभी पुलिस ऑफिसर्स के पास जो है वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर था। तो भाई जस्टिस बागची मतलब कि उन्होंने जो है वो उल्टा सवाल उठाया था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर क्यों नहीं थे। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि ये वाली चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है कि इनके पास जो है वो प्रोटेक्टिव गियर थे, बल्कि नहीं थे। ओके, अगला हमारा आता है, द ऑथर सपोर्ट्स इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज इनटू सीरियस इंजरीज, यानी कि ऑथर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज की रिकमेंडेशन दी भी गई थी। अगला हमारा ऑप्शन आता है, द पैसेज आर्ग्यूज दैट एवरी पब्लिक इनकन्वीनियंस कॉज बाय प्रोटेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि हर पब्लिक इनकन्वीनियंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है। तो ये तो रॉन्ग है, हर इनकन्वीनियंस और वायलेंस में डिफरेंस बताया गया था। ठीक है, इस तरीके से इसे हम कंसिडर नहीं कर सकते। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है, अ नेशनल प्रोटोकॉल फॉर क्राउड कंट्रोल हैज़ बीन सजेस्टेड, यानी कि क्राउड कंट्रोल के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल सजेस्ट किया गया था। तो हाँ, तो पैसेज का जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था वो यही था कि भाई क्राउड कंट्रोल के लिए एक नेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए, यानी कि सभी जगह एक समान जो है वो मतलब कि रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है, तीसरा है और जो पांचवा ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाता है, और बाकी के हमारे जो ऑप्शन है वो मतलब कि ट्रू नहीं है। ये तीन ऑप्शन हमारे सही है, इस तरीके से हमें समझना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि आखिरी क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर रिकमेंडेड और सपोर्टेड बाय द ऑथर, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग ऑथर किन मेजर्स को सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लाठी चार्जेस। तो भाई कि लाठी चार्ज की मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन की जानी चाहिए कि कितनी लाठी चार्जेस हमने जो है वो यूज़ की थी, कितने सिपाही के द्वारा की गई थी, कितने राउंड जो है वो चलाए गए थे, ये सारी चीज़ें। तो लास्ट पैराग्राफ में ये जो चीज़ है वो डायरेक्टली रिकमेंड की गई थी, तो इसे तो हम करेक्ट मान सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस आफ्टर यूज़ ऑफ फोर्स, ये भी भाई मतलब कि मेंशन किया गया था कि एविडेंस को जो है वो मतलब कि सीसीटीवी के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो है वो मतलब कि प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि बाद में जो है वो टैम्पर ना हो सके। तो ये भी चीज़ जो है वो मतलब कि बताई गई थी, एविडेंस प्रिजर्व करने की बात जो है वो मतलब कि लिखी गई थी, तो इसे भी हम जो है वो कंसिडर करेंगे। अगला हमारा आता है कि परमानेंट प्रोहिबिशन ऑन ऑल पब्लिक प्रोटेस्ट, यानी कि सभी पब्लिक प्रोटेस्ट को परमानेंटली ही बैन कर देना। तो ऑथर जो है वो प्रोटेस्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सपोर्ट करते हैं, ना कि उसे बैन करने की बात करते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑथर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मतलब कि प्रोटेस्ट को जो है वो परमानेंटली ही बैन कर देना चाहिए। अगला हमारा आता है, मेडिकल असिस्टेंस आफ्टर द यूज़ ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स यूज़ होने के बाद मेडिकल असिस्टेंस देना। तो ये भी बात सही है कि भाई मेडिकल असिस्टेंस भी ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को प्रपोज किया गया था, नेशनल प्रोटोकॉल का पार्ट भी बताया गया था कि ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए कि अगर कोई घायल हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, तो उसे जो है वो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दिया जाना चाहिए। और हमारा लास्ट ऑप्शन आता है, कंप्लीट रिमूवल ऑफ पुलिस पावर्स ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो पुलिस की सारी पावर्स हटा देनी चाहिए। तो ये बात तो गलत है, ऑथर जो है वो पुलिस पावर्स खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकाउंटेबल और प्रोपोर्शनेट यूज़ की बात कर रहे हैं कि बल का प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनके साथ बल का प्रयोग क्यों हुआ, या फिर अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि उनका मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने बल का प्रयोग किया है तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस चीज़ की कि भाई इस तरीके से हमने किया है तो हमारी इस पर जिम्मेदारी है। अगर पुलिस जो है वो ये सारी चीज़ें करके मुकर जाएगी तो फिर जो है वो मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो पहला, दूसरा और जो चौथा है, ये हमारे जो ऑप्शन है वो सारे क्या है, करेक्ट है, यानी कि ऑथर जो है वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके से हमने पढ़ा है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे क्विजेस हैं, यानी कि जो हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे वोकैब की, यानी कि आज के पैसेज में जो भी हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं जो कि आपके वोकैब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम जो है वो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों आज का अगर हम वोकैब देखें तो हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था अंडर एस्टिमेशन। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास नाउन है
और अंडर एस्टिमेशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन या फिर किसी चीज़ की जो कैपेबिलिटी है, उसकी इंपॉर्टेंस है या फिर जो सीरियसनेस है उसको कम आंकना या फिर उसको कम समझना, यानी कि रियलिटी से कम वैल्यू देना, उसे कहा जाता है अंडर एस्टिमेशन। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने जो है वो किसी वीक दिखने वाले इंसान को जो है मतलब कि कम आंक लिया कि इससे क्या ही हो पाएगा, और बाद में वही अगर जो है वो किसी कॉम्पिटिशन में जीत गया तो आपने क्या किया है, उसे अंडर एस्टिमेट किया है। इस तरीके से होता है अंडर एस्टिमेशन। इसके बाद है क्वेल। क्वेल का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी प्रोटेस्ट, किसी मतलब कि दंगे या फिर जो गुस्से या फिर डिस्टर्बेंस को फोर्स या फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन से शांत कराना या फिर कंट्रोल कर लेना, उसे क्वेल कहा जाता है। ओके, यानी कि ये सिर्फ जो है वो काम करना नहीं होता है। काम करना मतलब होता है शांत करना, बल्कि स्ट्रांगली सप्रेस करने का सेंस देता है कि किसी चीज़ को दबाना, किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी उग्र चीज़ को शांत करना, तो उसे हम जो है वो क्वेल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस ने जो है वो दंगे को जल्दी ही क्वेल कर दिया। क्वेल कर दिया यानी कि दंगे को कंट्रोल कर दिया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि क्वेल यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है एंट्रेंच। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और एंट्रेंच का मतलब होता है किसी आइडिया, बिलीफ या फिर प्रॉब्लम को इतना स्ट्रांग बना देना कि उसे बदलना या फिर हटाना मुश्किल हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि रोज़ मोबाइल यूज़ करते करते ये हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसे छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया आपके लिए। तो ये हैबिट क्या हो चुकी है, एंट्रेंच हो चुकी है। ओके, यानी कि आपके अंदर मतलब कि बस चुकी है। इस तरीके से इसे हटाना या फिर बदलना मुश्किल हो चुका है। तो इस तरीके से होता है एंट्रेंच का मतलब। अगला हमारा वर्ड आता है एलेज। दोस्तों, एलेज का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना बिना किसी कोर्ट के, मतलब कि कोर्ट में प्रूफ दिए, उसे हम कहते हैं एलेज करना, यानी कि क्लेम करना। लेकिन प्रूफ जो है वो लेकिन अभी जो है वो ये सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हुई होती है। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया, लेकिन अभी जो है वो कोर्ट ने प्रूव नहीं किया है कि भाई सच में वही चोर है क्या। तो ये होता है किसी को मतलब कि एलेज करना, आरोपित करना। इसके बाद है डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट क्या है, तो एग्जेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही कम सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस ना होना, यानी कि मतलब कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उतना ना होना, उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट। जैसे कि मान लीजिए कि होमवर्क ना करने पर किसी स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया, तो ये डिसप्रपोर्शनेट पर पनिशमेंट है कि भाई होमवर्क ही तो नहीं किया था। अगर आप जो है वो मतलब कि हाथ पर स्टिक से मार लेते, उसे डांट देते, तो ये बात सही हो जाती। लेकिन सिर्फ एक होमवर्क ना करने के लिए सस्पेंड कौन करता है, तो ये चीज़ कैसे हो गई, डिसप्रपोर्शनेट हो गई, यानी कि स्थिति के हिसाब से जो है वो एक्शन नहीं लिया गया, उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट होना। यानी कि ज़रूरत से या तो बहुत ही ज़्यादा होना या फिर बहुत ही कम होना, बराबर ना होना, बैलेंस में ना होना, उसे हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट। इसके बाद है फेरोसिटी। फेरोसिटी नाउन है, और फेरोसिटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हिंसा या फिर तीव्रता या फिर क्रूरता, उसे हम फेरोसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी शेर ने जो है वो आप पर अटैक कर दिया, तो शेर का अटैक कैसा था, फेरोशियस था, यानी कि उस अटैक की फेरोसिटी बहुत ही हाई होती है, हिंसा होती है उसमें, क्रूरता होती है, यानी कि उसमें कोई दया रहम नहीं होता। इस तरीके से हम जो है वो फेरोसिटी का यूज़ कर सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है परपर्ट। परपर्ट का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी यूज़ होता है। जब हम वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं तो वर्ब में जो है वो परपर्ट का मतलब होता है क्लेम करना या फिर दिखाना कि कोई चीज़ कितनी सच है, चाहे बाद में वो प्रूफ हो या फिर ना हो। और एज अ नाउन जब हम यूज़ करते हैं तो परपर्ट का मतलब होता है मेन मीनिंग या फिर एसेंस। जैसे कि मान लीजिए कि एक वीडियो परपर्ट टू शो एक्सीडेंट, यानी कि वीडियो क्लेम करता है कि उसमें एक्सीडेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है वो यूज़ किया है कि परपर्ट यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है स्टडेड। स्टडेड क्या होता है, या एग्जेक्टिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। एग्जेक्टिव और वर्ब दोनों ही तरीके से यूज़ हो सकता है। स्टडेड का मतलब होता है जिस पर मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें लगी हुई होती है, ओके, यानी कि जोड़ी गई होती है, उसे हम स्टडेड कहते हैं। जैसे कि शूज़ स्टडेड विद स्पाइक्स, यानी कि शूज़ पर स्पाइक्स लगे हुए हैं। ड्रेस पर अगर मतलब कि डायमंड्स लगे हुए हैं तो ड्रेस पर डायमंड स्टडेड किए गए हैं। इस तरीके से जैसे कि हमने पढ़ा था कि लाठी पर कीले स्टडेड की गई थी, तो कीले यहाँ पर स्टडेड थी। इस तरीके से हमने समझा है, ठीक है। अगला हमारा वर्ड आता है मेरिट। मेरिट क्या है, ये नाउन है, और इसका मतलब होता है किसी आइडिया या फिर आर्ग्यूमेंट में दम होना, वैल्यू होना या फिर वैलिडिटी होना। जैसे कि तुम्हारी सजेशन में मेरिट है, यानी कि तुम्हारी सजेशन में क्या है, लॉजिक है, वैल्यू है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये होता है मेरिट का मतलब। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अंडरमाइन। अंडरमाइन का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। अंडरमाइन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर उसका ट्रस्ट जो है वो गिरा देना। जैसे कि मान लीजिए कि बार बार झूठ बोलना जो है वो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को जो है वो अंडरमाइन कर सकता है, यानी कि तुम्हारे ऊपर से जो है वो लोगों का भरोसा उठ सकता है, इसे हम कहेंगे अंडरमाइन करना। अगला हमारा वर्ड आता है क्रेडिबिलिटी।
क्रेडिबिलिटी क्या है? तो नाउन है, इसका मतलब होता है भरोसेमंद होने की क्वालिटी होना, लोग तुम्हारी बात पर कितना ट्रस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए कि जो टीचर हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देता है उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी होती है? हाई क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि वो भरोसेमंद होते हैं, उनकी भरोसेमंद होने की जो है वो क्वालिटी होती है, इस तरीके से। अगला हमारा वर्ड आता है परमिसिबल। परमिसिबल ये एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जो लॉ और रूल्स के हिसाब से अलाउड होता है, ठीक है, यानी कि स्वीकार्य होता है। जैसे कि एग्जाम हॉल में जो है वो मोबाइल ले जाना नॉट परमिसिबल है, यानी कि उसकी परमिशन नहीं है, इस तरीके से। अगला हमारा वर्ड आता है डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड क्या है? तो ये एग्जेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है और वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है ऑफिशियली किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिसाइड या फिर असाइन किया हुआ। जैसे कि स्मोकिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया में ही अलाउ है, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर, हॉस्पिटल्स में या फिर किसी सरकारी जगह पे जो है वो स्मोकिंग नहीं कर सकते, यानी कि डेजिग्नेटेड जगह पर है, यानी कि कुछ चुनिंदा जगह पर जो है वो अलाउड है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अगला हमारा वर्ड आता है कन्फ्लेट। कन्फ्लेट क्या है? तो ये वर्ब है और कन्फ्लेट का मतलब होता है दो अलग अलग चीज़ों को गलती से एक ही समझ लेना या फिर उन्हें मिला देना। जैसे कि मान लीजिए कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क अलग होता है, लेकिन दोनों को सेम समझना क्या होता है? कन्फ्लेट करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ का डिस्टर्ब होना और किसी चीज़ का हिंसा होना ये चीज़ अलग है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था हमारे एडिटोरियल में कि रास्ता जाम हो रहा है, लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये अलग चीज़ है, और मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, घायल करना, वायलेंस अलग चीज़ है। इन्हें जो है वो कन्फ्लेट नहीं करना चाहिए, एक ही तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें कौन सी अलग अलग चीज़ें हैं, इस तरीके से हम समझेंगे कि कन्फ्लेट करना यानी होता क्या है। अगला हमारा वर्ड आता है इन्फ्रिंजेस। इन्फ्रिंजेस क्या है? तो ये वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी के जो राइट्स होते हैं, किसी का लॉ या फिर रूल्स का उल्लंघन करना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का कॉपीराइटेड सॉन्ग है और उसका जो है वो बिना परमिशन यूज़ करना, उसके राइट का क्या हुआ? इन्फ्रिंज करना हुआ, उल्लंघन करना हुआ, वायलेट करना हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।